जय हिंद, दिस इज पार्थ चित्रांश एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फ्यूचर एजुकेशनल पॉइंट। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में स्टडी कर चुके थे। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो आज का जो लेक्चर है वो एप्लीकेशंस है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के। दो डेरिवेशन हम डिराइव करेंगे आज। पहला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग at any point on its axial line, और दूसरा जो टॉपिक है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन वायर। ध्यान रहे ये इनफाइनाइट थिन वायर है। ओके, तो इनफाइनाइट थिन वायर के लिए है। एक्चुअली इसका डेरिवेशन आपको गॉस थ्योरम में भी मिलेगा। क्लियर? तो गॉस थ्योरम से भी इसको डिराइव किया जा सकता है, लेकिन कभी एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे गॉस थ्योरम का यूज नहीं करेंगे, हम लोग इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से हमें इसको सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला टॉपिक अपना देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट एनी ऑन इट्स पॉइंट एक्सियल लाइन। देखिए पहले से समझ लेते हैं भाई ये एक्सियल लाइन क्या है। देखो मान लो ये रिंग है, ठीक है, और यह रिंग इस तरीके से कुछ एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी हुई है, मतलब कि यह एक प्लेन है जिस पर इस तरीके से रिंग रखी हुई है। यह रिंग का सेंटर है। क्लियर? इफ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन या इफ वी ड्रॉ अ लाइन इन सच अ मैनर दैट इट passes through its center and this line is perpendicular to the plane of the ring। तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सियल लाइन। इस लाइन पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट जो है वो उसको हम लोग बोल देते हैं एक्सियल पॉइंट्स। इलेक्ट्रिक डायपोल में भी ये लाइन का यूज होगा। अच्छा, हमें क्या करना है, हमें इनमें से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे हमने कहा यहाँ पे हमने कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया, तो आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट P जो कि मान लेते हैं इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर है, आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। ध्यान रहे ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, ठीक है ना, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो केस कुछ और हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे हम ड्राइव करेंगे, मतलब इसी के साथ एक एडिशनल इसके टॉपिक्स हैं और बेहद इंपॉर्टेंट है, वो भी बोर्ड में आ चुके हैं। पहला तो आपका ग्राफ E वर्सेस X का, मतलब E और X के बीच में हम लोग क्या ग्राफ उसका प्लॉट हो सकता है। जैसे कि पॉइंट चार्ज की वजह से जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर की थी तो हमने उसके लिए ग्राफ प्लॉट किया था। उसी तरीके से आपको इस चार रिंग के लिए भी आपको ग्राफ हम इसमें स्टडी करेंगे। और इसके अलावा for what value of x electric field intensity will be maximum। तो यहाँ पे इस डेरिवेशन के साथ ये दो टॉपिक्स और अटैच्ड होंगे, ज्यादा बड़े नहीं है, इजी है, कंसेप्ट है और छोटे टॉपिक्स हैं। तो आपको एक तो ग्राफ के बारे में समझना है और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम किस पर्टिकुलर पॉइंट पर होगी। और यही चीजें आपको वायर के लिए भी पढ़नी है, यही चीजें आपको चार्ज वायर के लिए भी डिराइव करनी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को कि आखिरकार कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देखिए मान लेते हैं एक चार्ज रिंग, हमने यहां पे एक रिंग कंसीडर करी, ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। ठीक, इसको मान लो हमने कोई पॉजिटिव चार्ज दे दिया। इस रिंग का जो रेडियस है वो हम यहां पे कंसीडर कर लेते हैं कुछ स्मॉल ए, मतलब स्मॉल ए इज द रेडियस ऑफ दिस रिंग। और इस पूरी रिंग पर टोटल कुछ चार्ज जो है वो हमने मान लेते दे दिया है कुछ प्लस क्यू, मतलब हमने क्या किया, इस रिंग को कुछ प्लस क्यू चार्ज दिया एंड दिस चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द रिंग। क्लियर? अच्छा, अब हमने आपसे कहा कि हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। पॉइंट कहां पे लाई करना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, इसके एक्सियल लाइन पर लाई करना चाहिए। तो मान लेते हैं दिस इज द पॉइंट P व्हिच इज स्मॉल x डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। ठीक, अब इसके लिए देखो ध्यान से बच्चों, ये रिंग है। अगर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, जो हमारा पहला जो कंसेप्ट है, मैंने आपसे कहा था कि इसको जरूर समझना क्योंकि आगे अब काम आएगा। तो यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि ये जो चार्ज रिंग जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट से मिलकर बनी है और हर एलिमेंट का कुछ ना कुछ चार्ज है। जैसे हमने मान लिया, कंसीडर कर लिया कि यहां पर एक स्मॉल एलिमेंट है, से डी है। क्लियर? ये स्मॉल एलिमेंट हमने यहाँ पे कंसीडर किया, दैट इज कॉल्ड डीएल। ऑब्वियस सी बात है, इस पूरे रिंग पर स्मॉल की चार्ज है, तो स्मॉल एलिमेंट डीएल पर जो चार्ज होगा बहुत ही स्मॉल होगा, दैट इज कॉल्ड डी की। द डिस्ट्रीब्यूशन इज लीनियर, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग यहाँ पे किसका यूज करेंगे, लैम्डा का यूज करेंगे, दैट इज लैम्डा बराबर क्यू अपॉन स्मॉल एल।
ठीक। और अगर फॉर स्मॉल मैक्रोस्कोपिक टर्म में हम लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं लैम्डा बराबर dq/dl, और ये कंडीशन तभी आप लिख सकते हो जब रिंग कैसी हो, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हो, तब, वरना नहीं लिख सकते आप। तो हमने यहाँ पे क्या कहा, मान लेते हैं कि स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ है दैट इज कॉल्ड dl, जिस पर कितना चार्ज है, dq चार्ज है। इसकी जो लेंथ है dl, ये जो dl जो लेंथ है वो इस रिंग के सरकमफेरेंस के कंपैरेटिवली बहुत स्मॉल है। तो और अच्छा, इस एलिमेंट पर चार्ज भी है, तो ये जो स्मॉल एलिमेंट्री जो लेंथ है जिस पर चार्ज है कुछ dq विल बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज। इस बात को याद रखना, ये आपका बहुत बार आएगा कि अगर आप मान लो एक कोई सब्सटेंस लेते हो, उसका कोई चार्ज है और उस सब्सटेंस का आप बहुत ही स्मॉल पार्ट कंसीडर करते हो से dl, या फिर आपने किसी एरिया का स्मॉल पार्ट कंसीडर किया से dA, और उस पर जो चार्ज होगा वो भी बहुत स्मॉल होगा, देन इट विल बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज। तो वो एक ऐसे बिहेव करेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर सकता है, मान सकते हैं उसको एक पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए ये एलिमेंट्री ये जो रिंग जो है वो ऐसे कई सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्री लेंथ से मिलकर बनी है, और हर एलिमेंट्री लेंथ पर कुछ ना कुछ चार्ज भाई जरूर होगा, और हर एलिमेंट्री चार्ज लेंथ जो है वो कैसे बिहेव करेगा, एज अ पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो ये एक इसका छोटा सा बेसिक कंसेप्ट है, इसकी जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिया। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ dl, केवल इस एलिमेंट्री लेंथ dl की वजह से इस पॉइंट पी पे इंटेंसिटी क्या होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, इस पॉइंट पी पे इंटेंसिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियल के अलोंग ही होता है, जैसे फोर्स का केस है वैसे ही इसका भी केस होगा। तो इस एलिमेंट्री चार्ज रिंग, इस एलिमेंट्री लेंथ की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में होगी, कुछ इस डायरेक्शन में होगी। ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा चार्ज होगा तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी, लेंथ कम है तो चार्ज भी कम है, तो ऑब्वियसली बात है स्मॉल चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इंटेंसिटी भी कैसी होगी, बहुत स्मॉल होगी, दैट इज कॉल्ड dE वेक्टर। मान लेते हैं दिस इज द एंगल थीटा। अगर हम इस dE वेक्टर को रिजॉल्व करें देन वी विल गेट टू कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट कुछ इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट आपका कुछ इस डायरेक्शन में। अगर ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली बात है वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये भी थीटा हो जाएगा। रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये कंपोनेंट कौन सा होगा, dE cos थीटा, एंड दिस कंपोनेंट बिकम dE sin थीटा। अगर हम इसकी जस्ट अपोजिट में अगर यहां पर एक और एलिमेंट कंसीडर करें, हमने यहाँ पे क्या किया, अब यहां पर हमने एक और एलिमेंट्री लेंथ कंसीडर करी dl, इस एलिमेंट्री लेंथ पर भी सेम चार्ज था, दैट इज कॉल्ड dq विल बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज, जैसा कि मैंने भी आपको बताया। और यह एलिमेंट्री लेंथ ऑब्वियस सी बात है इस पॉइंट P से उतनी ही डिस्टेंस पर होगी जितना डिस्टेंस पर यह पॉइंट P इस एलिमेंट्री लेंथ से था। और इसकी r की वैल्यू आप निकाल सकते हो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, a² + x² अंडर, और वही r की वैल्यू यहां पर भी लग जाएगी। तो इस एलिमेंट्री लेंथ, इस स्मॉल लेंथ की वजह से इस पॉइंट P पर देखा जाए इंटेंसिटी वो भी भाई स्मॉल होगी, दैट इज कॉल्ड dE वेक्टर। अगर अब हम इस dE वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, इस dE वेक्टर को भी रिजॉल्व करते हैं, तो वी विल गेट टू कंपोनेंट्स अगेन, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा और एक कंपोनेंट आपका कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ठीक, मैं एरो वैसे मेरे सेम लेंथ के बनने चाहिए लेकिन बना नहीं रहा हूं ताकि ये दोनों आपको सेपरेट दिखे। ये dE cos थीटा इसका कंपोनेंट है, जब इस dE को रिजॉल्व करेंगे ऑब्वियस बात है ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी थीटा हो जाएगा। dE को रिजॉल्व करेंगे तो इस वाले dE वेक्टर का, इस वाले dE वेक्टर का एक कंपोनेंट बनेगा यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड dE cos थीटा, और एक कंपोनेंट बनेगा dE sin थीटा। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये दोनों ही एलिमेंट्री लेंथ पर सेम चार्ज था, दैट इज कॉल्ड dQ, और इस पॉइंट P से ये सेम डिस्टेंस पर है। तो ऑब्वियस ही बात है इस पॉइंट पर इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी थी, dE वेक्टर थी, जो कि कैसी थी, सेम थी मैग्नीट्यूड में। डायरेक्शन भले अलग अलग हो लेकिन मैग्नीट्यूड में क्या थी, सेम थी। हमने इनको रिजॉल्व किया, दे गेट अ टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट dE cos थीटा एंड dE cos थीटा। इस पॉइंट P पर हमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी वो किसकी वजह से मिलेगी, dE cos थीटा की वजह से मिली। ठीक, इनकी वजह से हमको कोई भी इंटेंसिटी नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं और ये दोनों एक दूसरे के फैक्टर क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। इस तरीके से अगर हम यहां पर भी कोई एक एलिमेंट्री लेंथ कंसीडर करें, ठीक है ना, उसके भी क्या होंगे, ऐसे ही एक कंपोनेंट होगा dE cos थीटा और एक कंपोनेंट होगा dE sin थीटा। ठीक, और इसके जस्ट अपोजिट में अगर हम एक एलिमेंट्री लेंथ और कंसीडर कर लें तो इस एलिमेंट्री लेंथ की वजह से इस पॉइंट पे जो भी इंटेंसिटी होगी उसका जो भी वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो इसके वर्टिकल कंपोनेंट को क्या कर देगा, पूरी तरीके से कैंसिल कर देगा।
और सिर्फ हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से मिलेगी, डीई कॉस थीटा की वजह से मिलेगी। मेरा यहाँ पे उद्देश्य इतना है अभी समझाना कि अगर आप अगर आप चार्ज रिंग पर कोई लेंथ कंसीडर करते हो, कोई एलिमेंट कंसीडर करते हो, तो उस एलिमेंट्री लेंथ की वजह से इस पॉइंट पर हमें जो इंटेंसिटी मिलती है, हम उसको जब रिजॉल्व करते हैं देन वी गेट अ टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। एक जो हॉरिजॉन्टल होता है दैट इज कॉल्ड डीई कॉस थीटा, ठीक, और दूसरा जो है वो कौन सा था, डीई साइन थीटा। और हर एलिमेंट्री लेंथ की वजह से आपको दो कंपोनेंट्स मिलते थे, डीई कॉस थीटा और डीई साइन थीटा। लेकिन हर एलिमेंट्री लेंथ की वजह से जो डीई साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट था वो दूसरे डीई साइन थीटा से क्या होता था, कैंसिल हो सकता था। जैसे कि इस एलिमेंट्री लेंथ के अपोजिट में ये लेंथ थी, तो इन दोनों ने क्या किया, एक दूसरे के वर्टिकल कंपोनेंट को कैंसिल कर दिया। लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो थे वो एक ही डायरेक्शन में थे, और उन्हीं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से हम इस पूरी चार्ज रिंग की वजह से क्या कर सकते हैं, इंटेंसिटी निकालेंगे। मतलब ये है कि इस चार्ज रिंग के एक्सियल लाइन पर किसी भी पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगी, इन्हीं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की वजह से होगी। तो ये बात है, नोट कर लेना, ठीक है ना। अब मैं डायग्राम बिल्कुल साफ और क्लियर बनाने जा रहा हूं। अब हम सिर्फ डेरिवेशन करेंगे। ये तो बातें खैर इसके लिए इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। तो इन बातों को ध्यान रखना कि पूरी एलिमेंट्री चार्ज वायर के लिए, सॉरी चार्ज रिंग की वजह से अगर हम उस पर कोई एलिमेंट कंसीडर करते हैं तो उस एलिमेंट की वजह से हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट मिलते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से तो हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया अगर हम डायग्राम को जिस तरीके से बनाते तो, और वर्टिकल जो कंपोनेंट था वो दूसरे एलिमेंट्री चार्ज लेंथ के वर्टिकल कंपोनेंट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। वो एलिमेंट्री जो उसके जस्ट अपोजिट साइड में प्रेजेंट होगी, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको डिराइव कर लेते हैं। जरा कंसेप्ट समझ चुके हैं तो बेहद आसान हो गया होगा ये टॉपिक। तो देखो, ये हमारी वही चार्ज रिंग है, ठीक, यह है इसका सेंटर है O, क्लियर। इससे हमने क्या किया, कुछ एक्स डिस्टेंस पर हमने क्या कंसीडर कर लिया, एक पर्टिकुलर पॉइंट P कंसीडर कर लिया। इस रिंग के अपनी एक रेडियस है, इसको हमने कोई चार्ज दे दिया कुछ प्लस Q, ठीक, एंड दिस प्लस Q चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट दिस लाइन, थ्रू आउट दिस रिंग, ठीक। इसके बाद हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं एक एलिमेंट्री लेंथ से dl। हमने यहाँ पे क्या किया, एक एलिमेंट्री लेंथ dl कंसीडर किया, एक यहां पर, ठीक। दिस एलिमेंट्री लेंथ हैव सम चार्ज दैट इज कॉल्ड dq। ऑब्वियस सी बात है, इसके जस्ट अपोजिट में भी चलिए एक और हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड dl। ये दोनों ही एलिमेंट्री लेंथ, जैसा कि अभी बताया मैंने आपको, इस पॉइंट P से क्या होंगे, सेम डिस्टेंस पर होंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक। इसके बाद में ये डिस्टेंस आप जरा कंसीडर कर लेते हैं जरा। यहाँ पे ये आपकी डिस्टेंस थी x, दिस इज योर रेडियस स्मॉल a, तो ऑब्वियस सी बात है दैट इज द डिस्टेंस r, जिसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 1/2 लिख दो या रूट। अब इस पॉइंट पर इस एलिमेंट्री लेंथ dl की वजह से जो इंटेंसिटी वो किस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में। ऑब्वियस सी बात है, एलिमेंट पे चार्ज भी स्मॉल है, दैट्स कॉल्ड dq, तो स्मॉल चार्ज की इंटेंसिटी अगेन dE वेक्टर। रिजॉल्व किया, दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। एंगल सपोज कर लेते हैं, नहीं किया था थीटा और थीटा, तो ये और ये वर्टिकली अपोजिट है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। डी को रिजॉल्व किया, वी विल गेट डीई कॉस थीटा, और यहां पे भी मिल जाएगा डीई साइन थीटा। इसकी वजह से डीई वेक्टर, इसको रिजॉल्व किया तो एक कंपोनेंट आपका यहां पे आ जाएगा डीई कॉस थीटा एंड दिस इज द डीई साइन थीटा। तो ये अब आपका डायग्राम हो गया, इसको प्लॉट कर लेना। वर्टिकल कंपोनेंट विल कैंसिल आउट ईच अदर, ध्यान रहे, क्यों, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे क्या है, अपोजिट है, और मैग्नीट्यूड में दोनों का दोनों बराबर है, ठीक। देन द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। अब इस पॉइंट P पर नेट इंटेंसिटी किसके बराबर थी, तो ऑब्वियस सी बात है, केवल अगर देखा जाए, देखो केवल इस एलिमेंट्री लेंथ की वजह से कितनी थी, डीई कॉस थीटा, इसकी वजह से भी डीई कॉस थीटा होगी, ठीक है ना। तो केवल एक एलिमेंट्री लेंथ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी यहां पे थी, ऑब्वियस सी बात है डीई कॉस थीटा, ठीक। तो पूरे रिंग की वजह से कितनी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। सही बात है, हमने क्या किया यहाँ पे भाई, एक छोटे से एलिमेंट्री लेंथ की वजह से इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी है, डीई कॉस थीटा, तो पूरे रिंग की वजह से हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन डीई कॉस थीटा।
ऑब्वियस सी बात है डी ये क्या है, दिस इज द स्मॉल दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज, दैट्स कॉल्ड ड्यू टू चार्ज डी क्यू। ठीक, तो इसको हम वैल्यू रख रहे हैं जरा, डी की जगह हम लोग क्या लिख देंगे 1/4πε0। क्लियर, ऊपर आता था Q अपॉन नीचे आता था आर स्क्वायर। ये Q है पॉइंट चार्ज, इसके हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। तो हमने इस पॉइंट P पे इंटेंसिटी किसके से निकाली है, स्मॉल चार्ज डी क्यू की वजह से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी क्यू, क्योंकि यही डी क्यू भी कैसे बिहेव कर रहा है, एज अ पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक, इसके बाद इनटू करके यहाँ पे लिख दिया हमने वही अपना कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, देखो ये एंगल है थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हम लोग यहाँ पे इसको रिमूव करके लिख सकते हैं एक्स अपॉन आर। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन का साइन लगाया, यहां पे आ जाएंगे फिर से 1/4πε0 पे। अब यहां हमें डी क्यू की जगह देखो कुछ रखना है। ठीक है, अब डी क्यू की जगह देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, सिंस लैम्डा बराबर क्या है डी क्यू ओवर डी एल। लैम्डा बराबर क्या है डी क्यू ओवर डी एल, लैम्डा क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एल। तो ये डी क्यू की वैल्यू उठाओ और यहां पे रख दो। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, लैम्डा डॉट डी एल डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू आर, दैट इज कॉल्ड आर पे पावर 3 और इंटू में क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। अब हमको इसको सिंपली इंटीग्रेट करना, और देखो किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन में यहाँ पे कई कांस्टेंट भी हैं, कुछ वेरिएबल भी हो सकते हैं, किनको बाहर लेना है किनको अंदर ही रखना है, ये देखो जरा। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन में सबसे पहले हो रहा 1/4πε0 का, जो कि पूरा कांस्टेंट है, तो ये आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, लैम्डा दिस इज कॉल्ड योर यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर, और हमने चूंकि रिंग में जो डिस्ट्रीब्यूशन माना, चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन माना वो कैसा यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में लैम्डा आपका कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये वैल्यू सेम रहेगी, तो इस पर भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, इसके बाद अब आ जाओ जरा एक्स पर। तो देखो ध्यान से हम लोग इंटीग्रेट किसको कर रहे हैं, हम इस एलिमेंट को इंटीग्रेट कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड डीएल के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना, डीएल मतलब हम इस पूरे वायर, पहले इस स्मॉल एलिमेंट से पॉइंट पी पे इंटेंसिटी निकाली, अब पूरे इस वायर को की वजह से कितनी इंटेंसिटी होगी, तो हम क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट करेंगे, मतलब इसको पूरा हम जोड़ेंगे। और इसको पूरा जोड़ने पर तुम ये देखो कि कौन कौन सी वैल्यू चेंज हो सकती है। ना तो ये चेंज हो रही थी, ना ही लैम्डा चेंज हो रहा था, ना ही आर चेंज होगा। क्यों, क्योंकि देखो भाई ये रही आपकी वही रिंग। ठीक है, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी, ये रहा वो स्मॉल एलिमेंट डीएल। ठीक है, ये आपका क्या है, ये वही स्मॉल एलिमेंट है क्या डीएल, और इस डीएल से पी पॉइंट से कुछ आर डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस आपको दे रखी है। तो जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे, जितने भी यहाँ एलिमेंट्स होंगे, ये थोड़ा मॉडल 3D है, आप समझ सकते हो। अगर आप एक बैंगल कंसीडर करो, बैंगल के सेंटर पर एक लाइन ड्रॉ करो, और उस पर्टिकुलर पॉइंट से जितने भी इसके एजेस है, जितने भी यहाँ पे पैरामीटर पे कितने भी आप पॉइंट कंसीडर कर लो, हर पॉइंट की इससे जो डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी, सेम होगी। मतलब आर जो है वो यहाँ पे क्या है, वो कांस्टेंट है। ए आपका क्या है, ए इज अ रेडियस, वो भी आपकी कांस्टेंट है। इसके अलावा ये जो एक्स जो है ये भी आपका कांस्टेंट होगा, मतलब इसमें सारी वैल्यूज कांस्टेंट है एक्सेप्ट डी। तो इसीलिए हमने क्या किया, सारी वैल्यूज को अंदर रखा, बाहर निकाला। तो यहां पे क्या हो जाएगा, केवल कैपिटल ई बराबर 1/4πε0, लैम्डा बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और एक्स भी आपका बाहर आ जाएगा। तो एक्स क्यों मैंने कांस्टेंट रखा, आप सब समझ गए होंगे। देखो जब हम इंटीग्रेट करते हैं, जब हम ये कहते हैं ना कि इंटीग्रेटिंग, क्यों हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालनी है पूरी चार्ज रिंग की वजह से। हमने कहा जब इतनी लेंथ की वजह से इतनी, तो पूरी लेंथ की वजह से कितनी, तो पूरी जब हम लेंथ देखेंगे तो ऐसे रिंग पर लाई करने वाला हर एक एलिमेंट जो है वो क्या है, वो इस पॉइंट पी से सेम डिस्टेंस पर है। ठीक है, और इसको अगर हम जोड़ते हैं तो उसके जोड़ने से ना तो x पर कोई फर्क पड़ रहा है और ना ही r पर। अभी जो अगला जो डेरिवेशन जो आएगा उसमें यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स आपको ज्यादा मिलेंगे, यहाँ पे आपको कोई भी वेरिएबल खास नहीं मिला। ठीक है ना, यहाँ पे मोस्टली सारे वेरिएबल, सॉरी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज जो थी वो सब आपकी कांस्टेंट थी। तो इसीलिए ये सब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और केवल अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया dl। ठीक, इसके बाद dl को इंटीग्रेट करें तो देखो भैया इस स्मॉल एलिमेंट को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पूरा का पूरा सरकमफेरेंस मिलेगा, किसका, इस रिंग का। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4πε0 लैम्डा एक्स अपॉन, यहाँ पे आर क्या क्यों आया, आर क्यूब। ठीक है ना, आर की जगह आप यहाँ पे पुट कर सकते हो a² प्लस एक्स स्क्वायर
पावर 3/2। ठीक, आगे की वैल्यू है देखो हमने रख दी। dl की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग, और रिंग का सर्कमफेरेंस किसके बराबर होगा, ऑब्वियस सी बात है 2 पाई a के बराबर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो E बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई a इंटू लैम्डा, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं अपॉन x, और यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये हो गया आपका डेरिवेशन। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं जरा। देखो बच्चों, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है, ठीक है ना, ये टर्म देखो ध्यान से क्या है 2 पाई a इंटू लैम्डा। लैम्डा बराबर क्या होता है भाई Q अपॉन L, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में Q इज द टोटल चार्ज, L इज द टोटल लेंथ, मतलब L लेंथ पर टोटल कितना चार्ज प्रेजेंट है Q। तो ऐसे ही यह प्लस Q चार्ज कितनी लेंथ पे प्रेजेंट है, पूरी 2 पाई a पे प्रेजेंट है। तो Q बराबर केवल क्या हो जाएगा 2 लैम्डा इंटू L, ठीक है। और इस पूरे सर्कमफेरेंस की रिंग का जो लेंथ जो है वो क्या है 2 पाई a। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है ये क्या दे रखा है, दिस इज द टोटल चार्ज ऑन दिस रिंग। ठीक, इसके बाद इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो E बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलो इसको ऐसा मत देखो, बस यहाँ पे लिख दो हेयर, यहाँ पे ऐसे लिख दो हेयर Q किसके बराबर है 2 पाई a इंटू लैम्डा, मतलब यहाँ पे जो 2 पाई a लैम्डा जो है वो क्या है वो एक्चुअली टोटल चार्ज है इस रिंग पर। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं वो हम देख लेते हैं। अगर हम कहें इफ x बराबर 0, अगर हम कहें इफ x बराबर 0 मतलब जो पॉइंट P है, पॉइंट P लाइज एट सेंटर, अगर ये पॉइंट P ऊपर लाई करता है, सेंटर पर लाई करता है, और x क्या हो जाएगा 0। अगर x 0 हो गया तो ऑब्वियस सी बात, अगर x 0 हुआ तो ध्यान से देखो ये x 0 अगर हो जाएगा तो पूरी की पूरी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी 0, मतलब E बराबर 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O एट सेंटर वो क्या होगा, वो 0 होगा। ठीक, दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे देख लेते हैं, यदि इफ x बराबर, अगर हम कहें कि x की वैल्यू जो है वो रेडियस ऑफ द रिंग के कंपेरेटिवली बहुत ही ज्यादा है, अगर हम कहें कि x की जो वैल्यू, अगर हम पॉइंट P को कहां मान रहे हैं, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर मानते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टेंस मतलब कि क्या कहते हैं उसकी वैल्यू रेडियस के कंपेरेटिवली कैसी है, वो बहुत ही ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है हम a को x के कंपेरेटिवली क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे इग्नोरिंग a विद रेस्पेक्ट टू x, a को हम क्या करेंगे x के रेस्पेक्ट में इग्नोर करेंगे। तो आप यहाँ पे a को रिमूव कर दो, यहाँ पे रिमूव करना, यहाँ नहीं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप एक्स स्क्वायर से a स्क्वायर जोड़ रहे हो, लेकिन a की वैल्यू बहुत स्मॉल है, तो इसीलिए अगर आप इस a को x से जोड़ते हो तो इस वैल्यू, पूरी वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सोचो भाई, यहाँ पे आप कह रहे हो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और हमने यहाँ पे कह दिया कि a की वैल्यू क्या बहुत ही स्मॉल है, सोचो a की वैल्यू बहुत स्मॉल है तो a स्क्वायर तो और छोटा हो गया, मतलब 0.001 मान लेते हैं, और x की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो इसको मान लेते हैं 10, दैट इज कॉल्ड 10 से मतलब 100। तो ऑब्वियस सी बात है इस ये जो वैल्यू जो टोटल आएगी वो लगभग किसके बराबर होगी, 100 के ही बराबर होगी। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, a को हम इग्नोर कर देते हैं, a को इग्नोर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग क्या मिलेगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई a लैम्डा। ऑब्वियस सी बात हमने किसके बराबर माना है, Q के बराबर माना है, तो हम यहाँ पे क्या कंसीडर कर सकते हैं, Q डिवाइड बाय a स्क्वायर रिमूव किया, केवल x स्क्वायर आया, x स्क्वायर पे पावर कितनी है 3/2, x स्क्वायर पे पावर कितनी है भाई 3/2। ठीक, इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको केवल क्या मिल जाएगा x क्यूब, और बाहर क्या था केवल x। इसको सॉल्व किया, x स्क्वायर कैंसिल किया, यहाँ पे केवल क्या रह जाएगा x स्क्वायर। देखो ध्यान से, ये क्या हो गया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन x स्क्वायर, मतलब अगर पॉइंट P इस रिंग की रेडियस के कंपेरेटिव बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर रखा, अगर पॉइंट P हम बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंस पर रखते हैं, देन द होल चार्ज रिंग, नोट कर लेना यहां पर, and the whole charge ring will behave as a point charge, behave as a point charge। ठीक है ना, अगर आप पॉइंट P बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर कंसीडर करते हो तो ये पूरी पूरी जो चार्ज रिंग है वो क्या है, वो बहुत एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी। तो ये आपका डेरिवेशन है। ठीक, ग्राफ की इस पे बात कर लेते हैं। अगर हम एक ग्राफ इसका प्लॉट करते हैं, देखो यहीं पे ग्राफ इसका देख लेते हैं, देखो ठीक, ये इसका ग्राफ है, और ग्राफ सॉरी ये फ्रेम है। अब ग्राफ देखो, ये E को रिप्रेजेंट कर रहा है y, क्लियर, एंड इट विल रिप्रेजेंट टू द x, मतलब ये डिस्टेंस जो है वो x को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जैसे जैसे आप पॉइंट P को 0 से ले बढ़ाते जाओगे तो जो वेरिएशन है वो कुछ आपको इस टाइप का मिलेगा।
टच नहीं कराना बस, ठीक है, इनफाइनाइट पे ही टच होगा। ऐसा ही बिल्कुल सिमिलर टू ग्राफ आपको यहां पे भी प्लॉट करना है कुछ इस तरीके से। तो ये आपका क्या कहते हैं, यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, इट विल बी मैक्सिमम, यही आपको प्रूव करना है एट एक्स बराबर ए अपॉन रूट टू, यही आपको प्रूव करना है कि एट एक्स बराबर ए अपॉन रूट टू पर देखो ये क्या आपको मिल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कैसी है, वो मैक्सिमम है। तो इस बात का अपना ध्यान रखना। चलिए, तो चाहो तो आप लोग केवल इसका भी बना सकते हो, केवल एक ही बना सकते हो, ठीक है ना, तो मत बनाओ, केवल एक ही बना लो, ठीक है ना। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट एक्स बराबर ए अपॉन रूट टू पर आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। अब हम जरा इस पर देखते जरा कि आखिरकार कितनी वो वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू की वो वैल्यू क्या होगी, और हम कैसे कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, चार्ज रिंग की वजह से मैक्सिमम होगी। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग तो ये पढ़ते हैं कि पॉइंट चार्ज से हम पॉइंट पे जितना दूर करते जाएंगे ए की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, लेकिन रिंग में ऐसा नहीं है। पहले ये क्या करती है, इंक्रीज करती है, फिर मैक्सिमम हो जाती है, उसके बाद ये क्या करने लगेगी, डिक्रीज करने लगेगी। तो हमें वही x की वैल्यू अब फाइंड करनी है कि x की कौन सी वैल्यू पर पॉइंट P पर जो इंटेंसिटी होगी इस चार्ज रिंग की वजह से वो मैक्सिमम होगी। तो हेडिंग डाल दीजिएगा जरा यहाँ पर, टॉपिक सब टॉपिक करके डाल देना और ग्राफ जरूर बना लेना। टॉपिक लिख लेना कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज रिंग विल बी मैक्सिमम, ठीक है ना। तो ये टॉपिक का नाम रख लेना। तो चलिए पूरा मैं रफ कर देता हूं यहां पर, और एक डेरिवेशन ये छोड़ देता हूं जो मेन रिजल्ट है आपका। अब देखो ध्यान से, देखो ये जो ट्रिक मैं यूज करने जा रहा हूं ये बेहद इंपॉर्टेंट है। जब भी आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ दिस फोर्स विल बी मैक्सिमम, या फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ दैट इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम, तो ये जो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन है ना, इसमें हमेशा ज्यादातर मैक्सिमम मिनिमम लगता है। मैक्सिमम मिनिमम आपका क्लास 12th में डिफरेंशिएशन मतलब कैलकुलस का एक टॉपिक है, वहां पे तो उसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है ना। तो यहां पर मैं वो मैक्सिमम मिनिमम तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, बट मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं और हिंट भी दे रहा हूं। जब भी कभी भी आपका सामने कोई क्वेश्चन हो और यह लिखा आया हो कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आर पोटेंशियल विल बी मैक्सिमम, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम, या फोर्स विल बी मैक्सिमम, तो समझ जाना वहां आपको मैक्सिमम मिनिमम लगाना, और बेहद आसान है मैक्सिमम मिनिमम। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे जो E की जो वैल्यू मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, यहाँ पे कैपिटल E की जो वैल्यू है अब वो किस पर डिपेंड कर रही है, ये x पर और डिपेंड कर रही है। कैसे, पॉइंट P जैसे से बढ़ता जाएगा तो x की वैल्यू भी क्या होगी, ऑब्वियसली बात है चेंज होगी। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम के अकॉर्डिंगली आपको इस E का डिफरेंशिएशन कर देना है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, और इसके डिफरेंशिएशन तो आप कर देना 0। मतलब आपको इस E को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, और जो भी डिफरेंशिएशन आएगा उसको किसके बराबर रख देना है, 0 के बराबर रख देना है, और वहां से आपको x की वैल्यू निकालनी। मतलब आप सबसे पहले क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो। तो देखो डिफरेंशिएट करते हैं इसको जरा, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, d/dx, यहां पे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये हो जाएगा 2 पाई a अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटू यहाँ पे लैम्डा डॉट ऑब्वियस बात है x ब्रैकेट क्लोज और ये 0। ठीक, जो कांस्टेंट है वो लेजर ले जाके उसको 0 कर दो। कैसा है भाई, ये कांस्टेंट है, ठीक है ना। कांस्टेंट क्या क्या है, ऑब्वियसली बात है ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट हो गया, ये पूरा कांस्टेंट है, x अब कांस्टेंट नहीं, क्यों, हमें यही बताना है कि x की कौन सी वैल्यू पर E मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे x कैसा है, वेरिएबल है, और ना ही अब आप इसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो आपका ये पूरा जो टर्म है ये कांस्टेंट है, जो ब्लू कलर का मैंने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, जो ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट किया है ये टर्म कांस्टेंट है, तो ये उधर चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे 0। अब केवल डिफरेंशिएशन आपको किसका करना है, d/dx ऑफ x डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 बराबर 0। ठीक, अब यहां पर आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ये u/v का फंक्शन है। तो बायो वालों के लिए दिक्कत हो सकती है क्योंकि उन्होंने तो कभी आज तक इस टाइप के क्वेश्चन करे नहीं होंगे, तो इसको याद रखना, ये ऊपर का जो फंक्शन x जो है वो इक्विवेलेंट मान लो u के, और नीचे का जो फंक्शन पूरा है उसको इक्विवेलेंट मान लो आप v के। तो इसको नोट कर लेना फॉर्मूले को, d/dx ऑफ u/v इज इक्वल टू v फिर डिफरेंशिएशन ऑफ u, ठीक, माइनस u
फिर डिफरेंशिएशन ऑफ v, ठीक। और पूरे का नीचे क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, v स्क्वायर से, मतलब v के v जो फंक्शन है उससे। तो चलिए इसको जरा इस पर ऑपरेट करते हैं, जरा क्या आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ पे, ऑब्वियस बात है, इस चीज को जरा नोट किया है यहाँ पे। तो v को छोड़ा, यहाँ पे लिख दिया हमने केवल a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो बिल्कुल इसी के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। डी ओवर डी एक्स ऑफ u, यहाँ पे लिख दिया हमने डी ओवर डी एक्स ऑफ u। अब यहाँ पे u कौन है, केवल x, तो यहाँ पे केवल डिफरेंशिएशन किसका होगा, x का, माइनस। अब आपको क्या करना है, u को छोड़ना, u क्या है आपका x। अब आपको डिफरेंशिएशन किसका करना होगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। डिवाइड में v स्क्वायर होगा, लेकिन इसके प्रेजेंस से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये टर्म कहां जाएगा, इधर चला जाएगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम उसको अगले टॉपिक में इसमें रिमूव कर देते हैं, ये रिमूव कर देता हूं मैं, ये उधर जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक। अब इसको जरा सॉल्व करो जरा, तो यहाँ पे रह जाएगा केवल a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। एक्स का डिफरेंशिएशन भाई 1 होता है, ठीक, इक्वल्स टू, माइनस को अगर उधर ले जाए, इस पूरे टर्म को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पे केवल क्या रह जाएगा, x। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका पूरे का डिफरेंशिएशन किया, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर कितनी रह जाएगी यहाँ पे, केवल 1/2, ठीक है। इसके बाद इंटू a स्क्वायर प्लस एक्स का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे केवल बचेगा 2x। क्लियर। डिफरेंशिएशन मैंने इसलिए आपसे कहा था कि मैथमेटिकल कैलकुलस बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, हर बार आएगा, ठीक है ना, तो इसलिए डेरिवेटिव इसको जरूर सीख लें, ठीक है ना। तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं जरा। यहाँ पे केवल आ गया आपका a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 है यहाँ पे, तो ये हो गया पावर 3/2, ठीक है ना। इस पावर 3/2 को कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको इंटू करके इस तरीके से मैं लिख दिया है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। भाई बात तो वही रही ना, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है ना। इसके बाद इस पे आ जाओ, यहाँ पे केवल क्या रह जाएगा, 3/2, ठीक। इसके बाद हाँ 2 से ये 2, देखो ये 2 से ये 2 क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो केवल यहाँ पे क्या रह जाएगा 3x स्क्वायर एंड इट बिकम a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। देखो ये टर्म तो ये टर्म पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, केवल क्या रह गया यहाँ पर, देखो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर उधर जाएगा, तो केवल रह गया 2x स्क्वायर बराबर केवल a स्क्वायर। यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज x बराबर a/√2। प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने स्क्वायर रूट लिया है, प्लस माइनस मतलब वही आपका ये देखो, और रिंग ये ऑरिजिन x से इतने डिस्टेंस पर या x से इतने डिस्टेंस पर, इधर वाली प्लस लेंगे तो इधर वाली क्या लेंगे, माइनस लेंगे, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, प्लस a/√2, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, माइनस a/√2। तो इस x की इस वैल्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इस पॉइंट बेटा याद रखना, क्योंकि डेरिवेशन भी आ जाता है इस पर और न्यूमेरिकल भी आ जाता है। न्यूमेरिकल आया तो आप कहां डिराइव करने बैठोगे, आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू रख देनी है। आपसे बोला जाएगा कि इस रिंग की रेडियस इतनी है और कितने डिस्टेंस पर, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स ई विल बी मैक्सिमम। तो आपके लिए बहुत आसान है कि अगर आपने कहा कि रिंग की रेडियस पता है, तो आपने कहा सर एक्स बराबर 1, जैसे रिंग की रेडियस मान लो 3 है, तो ऑब्वियसली बात 3/√2 विल बी द डिस्टेंस एट विच रिंग की वजह से इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे ये आसान पड़ जाता है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ चुका है कई बार, 2 या 3 बार समथिंग मैंने देखा है इसको, तो इसीलिए इसको जरा याद रखना, तैयार करना है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे की तरफ। यहाँ पे हमारी रिंग की बात हो गई पूरी, हमने 4 रिंग की वजह से इंटेंसिटी निकाल ली। इसके बाद में हमने मैक्सिमम मिनिमम का यूज करके मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पॉइंट पर होगी वो हमने मेजर कर लिया है, ठीक। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो हमने ग्राफ की बात करी थी, तो ग्राफ हमारा क्लियर हो चुका। ग्राफ बड़ा पैक्युलर होता है, उसका थोड़ा सा कुछ पहले बढ़ता है और फिर क्या होता है, घटता जाता है, और इनफाइनाइट पे ही वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखें, ठीक। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने दूसरे डेरिवेशन पर, और वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन चार्ज्ड वायर, ठीक। देखो इसका या तुम लोग गॉस थ्योरम से भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बोर्ड में आ चुका है, एक बार आया है केवल अभी तक मेरे नजर में, तो कि एक बार आया, इन्होंने बोला था कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली थिन चार्ज्ड वायर विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम। तो बगैर गॉस थ्योरम का यूज करके आपको क्या करना है, बगैर गॉस थ्योरम का यूज करके आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो देखिए जरा, सबसे पहले एक वायर कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे चार्ज रिंग नहीं है, तो ये मैं पूरा रफ कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यूनिफॉर्मली
थिन वायर, ठीक है ना, चार्ज है तो प्लीज इसको मेंशन कर लेना यहाँ पे, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन वायर। अच्छा फिर देखिए यहां से मान लेते हैं भैया ये एक वायर है ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ठीक, इसमें भी देखो आपका डेरिवेटिव उसका डिफरेंशिएशन कैलकुलस का यूज होगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद इस पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज अ पर्टिकुलर पॉइंट P, दैट इज अ पर्टिकुलर पॉइंट P विद, और इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हम कंसीडर कर लेते हैं कुछ स्मॉल a, मान लेते हैं ये कितने डिस्टेंस पर है, ये स्मॉल a डिस्टेंस पर है फ्रॉम दिस y, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने कंसीडर कर लिए, ठीक। हमें क्या करना है, हमें इस चार्ज थिन वायर की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर इंटेंसिटी निकालना, ठीक। ध्यान रखना y की लेंथ केवल इतनी नहीं है, इनफाइनाइट तक, ये इनफाइनाइट तक गया होगा, ठीक है, ये कहां तक गया, इनफाइनाइट तक गया है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। अब देखो ध्यान से, हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले एक एलिमेंट कंसीडर किया, हमने कहा कि लेट अस कंसीडर स्मॉल एलिमेंट, यहां पे हमने क्या किया, एक बहुत ही स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया, ठीक है, एंड दिस एलिमेंट इज स्मॉल x डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम O, क्लियर। इस एलिमेंट की जो लेंथ है वो हम कंसीडर कर लेते हैं कुछ dx, इसको हमने dx कंसीडर कर लिया, ठीक है ना। अच्छा अब ऑब्वियस ही बात, हमने थोड़ी देर पहले क्या बोला था, अगर आप इस पूरे वायर का कोई स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हो तो उस एलिमेंट पर ऑब्वियस ही बात है कुछ ना कुछ क्या होगा, चार्ज होगा, दैट्स व्हाई dq बहुत ही स्मॉल चार्ज होगा। सोचो इस पूरे वायर पर अगर मान लो टोटल जो चार्ज है वो कितना है, प्लस q है, तो इस छोटे से एलिमेंट पर भी स्मॉल चार्ज कैसा होगा, बहुत स्मॉल होगा, दैट इज कॉल्ड dq एंड दैट विल बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज। तो ये कैसे बिहेव करेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, मतलब दिस थिन वायर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल एलिमेंट्री चार्ज वायर, मतलब कई सारे ऐसी एलिमेंट्री वायर से मिलकर बना है, और हर एलिमेंट्री वायर पर कितना चार्ज है, dq अमाउंट का चार्ज है, और जो कि कैसे बिहेव करेगा, एज अ पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो इस एलिमेंट्री चार्ज वायर की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी, इस एलिमेंट्री चार्ज वायर के इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगी, दैट इज कॉल्ड dE वेक्टर मान लेते हैं भाई। dE क्यों, क्योंकि चार्ज भी स्मॉल है तो इस पॉइंट पे इसकी वजह से इंटेंसिटी भी कैसी होगी, स्मॉल होगी, दैट इज कॉल्ड dE वेक्टर। इसको अगर हम कोई एंगल कह दें दैट इज कॉल्ड थीटा मान लेते हैं इसको, ठीक। dE वेक्टर को रिजॉल्व किया, देन वी गेट अ टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, अगेन एक कंपोनेंट कुछ इस डायरेक्शन में होगा और एक कंपोनेंट क्या होगा, कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ये थीटा है तो वर्टिकल अपोजिट के अकॉर्डिंग ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है यह कंपोनेंट किसके बराबर होगा, dE cos थीटा, और ये कंपोनेंट किसके बराबर हो जाएगा भाई, dE sin थीटा के बराबर, ठीक। अब सोचो जरा, एक dx एलिमेंट इस O से कितना डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है, अगर हम इस O से बिल्कुल x डिस्टेंस पर एक और यहां पर एलिमेंट कंसीडर करें, यहां पर हमने क्या किया, एक और अगर एलिमेंट कंसीडर करें तो इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर भी क्या होगी, कुछ ना कुछ तो इंटेंसिटी होगी ना भाई, इस एलिमेंट की वजह से भी इस पॉइंट पे क्या होगी, कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होगी, ठीक है ना। अब इस स्मॉल एलिमेंट में भी सेम चार्ज है, दैट इज कॉल्ड dq, क्योंकि लेंथ हमने इस एलिमेंट की कितनी है कंसीडर की, वो भी लेंथ हमने कितनी कंसीडर की है, dx कंसीडर की है, तो इसलिए इस एलिमेंट्री लेंथ की वजह से इस पॉइंट पर इंटेंसिटी भी कितनी होगी भाई, dE वेक्टर होगी। हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो अगेन हमको वही दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक मिलेगा हमको क्या, dE cos थीटा, एक मिलेगा हमको dE cos थीटा, और दूसरा क्या मिलेगा, dE sin थीटा। जिस तरीके से रिंग में dE sin थीटा कोई जो कंपोनेंट्स जो थे वो कैंसिल आउट हो गए थे अदर कंपोनेंट्स की वजह से, उसी तरीके से यहां पर भी क्या होगा, हर चार्ज एलिमेंट क्या करेगा, हर चार्ज एलिमेंट की वजह से जो कंपोनेंट है dE sin थीटा वो किसी दूसरे चार्ज एलिमेंट के dE sin थीटा के कंपोनेंट जैसे क्या हो जाएगा, कैंसिल होता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे कैसे रहेंगे, हमेशा अपोजिट रहेंगे। मतलब इस पॉइंट पर जो भी आपको इंटेंसिटी मिलेगी, इस पॉइंट पर आपको जो भी इंटेंसिटी मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से मिलेगी, केवल मिलेगी dE cos थीटा की वजह से। तो चलिए अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, ये इसका कंसेप्ट था, मतलब समझ में आ गया होगा। क्या किया हमने, एक चार्ज वायर कंसीडर किया इनफाइनाइट, हमें क्या करना है, हमें इस पॉइंट P पे इंटेंसिटी निकालनी है, यह पॉइंट P इस चार्ज वायर से कुछ स्मॉल a डिस्टेंस पर है, ठीक। हमने क्या किया, एक इस पर एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया, जो हम हमेशा करते हैं, हमने क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया, और यह एलिमेंट जो है इस पर चार्ज कितना मान लो, स्मॉल dq,
एंड इट विल बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज। ये कंसेप्ट मानना जरूरी है, आप ऐसे ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, इसीलिए ये कंसेप्ट मानना बेहद जरूरी है। वक्त आएगा धीमे धीमे समझ जाओगे क्यों मैं बार बार इसको पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने को आपसे कहता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट चार्ज जो है, और अगर हाँ थोड़ा और प्लीज इसको, अगर आपने पॉइंट क्या कहते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसेप्ट नहीं देखा है तो एक बार उसको जरूर पढ़ना है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसेप्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, उसको जरूर समझ लें तो ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वहां पे मैंने बात की है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कह दिया कि इस एलिमेंट की वजह से इंटेंसिटी डीई वेक्टर। डीई क्यों? क्योंकि चार्ज स्मॉल, तो इस स्मॉल चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कैसी होगी? स्मॉल होगी। रिजॉल्व किया, दो कंपोनेंट मिले, डी कॉस और डी साइन थीटा। ठीक, लेकिन डी साइन थीटा की वजह से हमें कोई भी इंटेंसिटी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट्री लेंथ जो है, जो एलिमेंट्री लेंथ इस लेंथ के लिए जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है ना, उन एलिमेंट्री लेंथ की वजह से जो इंटेंसिटी है उसके डीई साइन थीटा कंपोनेंट क्या करेंगे? इसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसी वजह से हमें डी साइन थीटा की वजह से कोई भी इंटेंसिटी नहीं मिलती है। डायग्राम में भले एक की वजह से आप शो जरूर कर सकते हो, लेकिन आपको जो भी इंटेंसिटी मिलेगी वो किसकी वजह से मिलेगी? डीई कॉस थीटा की वजह से। तो ऑब्वियस सी बात है, इस स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ डीएक्स, ठीक है ना, जो कि इस पॉइंट पी से मान लेते कितना डिस्टेंस पर है? आर डिस्टेंस पर है। ऑब्वियस सी बात है, वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक, अब इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर इंटेंसिटी भाई और कितनी होगी? केवल होगी डीई कॉस थीटा। तो पूरे वायर की वजह से कितनी होगी? तो हम इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। दैट इज कॉल्ड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस वायर। कितना इंटीग्रेट करेंगे? देखो, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। लेंथ कहां तक है? देखो ये ओ है और इससे इधर भी इंफिनिटी है, इससे इधर भी इंफिनिटी। क्यों? क्योंकि वायर की शेप ही भाई, वायर की जो लेंथ है वो क्या? इंफिनिटी है। तो आपने यहां पे क्या लिख दिया? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। ठीक, इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे कैसे लिख सकता, इस टर्म को मैं ऐसे कुछ लिख सकता हूं, 2 बार लगा दिया और यहाँ पे केवल लिख दिया हमने 0 से लेकर इंफिनिटी। ठीक है, इसके बाद डीई कॉस थीटा पे आ जाते हैं। देखो डीई की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग? वही रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब देखो ये स्मॉल डी क्या? डी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटेंसिटी ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट्री वायर, एलिमेंट्री चार्ज वायर। ठीक है ना, तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? डी क्या आएगा? डी क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी भाई? आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू आप यहां से रख सकते हो क्या? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, ये इसको इधर से देखो, एंगल ये है, ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे कॉस थीटा क्या जाएगा? ए अपॉन केवल आर। ठीक, आर का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा? आर क्यूब। ठीक, अच्छा वायर हमने कैसा माना? यूनिफॉर्मली चार्ज माना। ठीक है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, लैम्डा बराबर क्या होता है? डी क्यू ओवर डी एल होता है, लेकिन हमने यहाँ पे लेंथ कितनी लिख दिया? डी एक्स मान लिया, तो लैम्डा बराबर डी क्यू ओवर डी एक्स। तो डी क्यू बराबर केवल क्या हो जाएगा? यहाँ पे लैम्डा इंटू डी एक्स। डेरिवेशन बड़ा खतरनाक हो सकता है, अभी थोड़ा देख लो, ठीक है, क्योंकि आपने कुछ कंसेप्ट पढ़े नहीं है। ये डिफरेंशिएशन इसमें आ रहा है बहुत ज्यादा, सॉरी इंटीग्रेशन भी आ रहा है, डिफरेंशिएशन भी आएगा इसमें। अच्छा, इसके बाद डी क्यू की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? लैम्डा डी एक्स लिख देंगे। तो यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर इंफिनिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डी क्यू की जगह लैम्डा इंटू डी एक्स अपॉन आर के पावर 3 इंटू ए। अब आपको क्या करना है? इसको इंटीग्रेट, ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे। अब देखो ध्यान से कैसे, आपको इस पूरे वायर की वजह से नहीं वो निकाल लिया, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लिया। तो सोचो, आपने जब एलिमेंट्री लेंथ यहां कंसीडर की, ठीक है ना, तो इस एलिमेंट्री लेंथ को यहां कंसीडर करने से आर की वैल्यू इतनी थी, बात समझ आ गई? अगर आप एलिमेंट्री लेंथ यहां कंसीडर करते तो यहां पे ऑब्वियस सी बात है आर की वैल्यू चेंज हो जाती। मतलब अगर आप इस पूरी लेंथ को जोड़ रहे हो ना, हर एक एलिमेंट कंसीडर कर रहे हो, यही मतलब होता है इंटीग्रेशन का। इसमें क्या है? आप हर एक एलिमेंट को कंसीडर करते जा रहे हो, ठीक है ना, तो हर एलिमेंट जो है वो इस पॉइंट पी से डिफरेंट डिस्टेंस पर, मतलब यहां आर जो है वो वेरिएबल है, यहाँ पे आर क्या है? वो वेरिएबल है, लेकिन ए आपका क्या है? वो कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस पूरे को इंटीग्रेट करने से, इस पूरे को जोड़ने से इस ए पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस ए की वैल्यू कैसी रहेगी? कांस्टेंट ही रहेगी। तो 1/4 पाई से ये तो आपका है ही कांस्टेंट, और लैम्डा चूंकि डेंसिटी कैसे हमने मानी है? यूनिफॉर्म मानी है, तो लैम्डा भी क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो अब आपका जो टर्म बनेगा वो यहाँ पे सिंपल फॉर्म में ई बराबर क्या लिख सकते हैं? ई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन के बाद सॉरी आ जाएगा 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ठीक है, इंटू लैम्डा भी बाहर आएगा, लैम्डा ऑब्वियस कांस्टेंट ही है, ठीक है ना, अपॉन इंटू ए भी आपका बाहर ही आ जाएगा, केवल क्या रह जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर इन्फिनिटी एंड dx अपॉन आर क्यूब। आर क्यूब के हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3 अपॉन 2 क्यूब, भैया पता है आर बराबर क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ट्रिक यूज होगी, यहाँ पे आपको कंसिडर करना पड़ेगा लेट एक्स बराबर ए टेन थीटा। भाई कर सकते हैं, क्यों भाई यहाँ पे देखो आप टेन थीटा बराबर क्या रखोगे, अगर आप dx इंटीग्रेट कर रहे हो तो ये एंगल भी चेंज हो रहा है, ठीक है ना, तो आपने क्या किया एट अ वैल्यू ऑफ x, मतलब इतनी डिस्टेंस पर, ये a तो है ही, इतनी डिस्टेंस पर एंगल कितना बन रहा है थीटा, तो यहाँ पे आपने मान लिया लेट x बराबर a tan थीटा कंसीडर कर लिया, ठीक है ना, ट्रिक है एक मैथमेटिक्स में ही आएगी ये भी, ठीक है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो आपको केवल क्या मिलेगा dx बराबर dx ओवर डी थीटा, सर डिफरेंशिएट करना है, dx ओवर डी थीटा बराबर a sec स्क्वायर थीटा, a कांस्टेंट है तो tan थीटा का केवल होगा, tan थीटा क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद d थीटा को उधर ले जाओ तो आपको केवल यहाँ पे क्या मिलेगा dx बराबर a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब आपको क्या करना है x की जगह ये रखना है और dx की जगह ये पूरा रख देना है, ठीक। आपने वैल्यू को x की वैल्यू को थीटा के टर्म में रखा है, इस बात का ध्यान रखें। जब आप x की वैल्यू किसी भी वेरिएबल वैल्यू को किसी दूसरे टर्म में लिखते हो तो उसकी जो लिमिट जो है फिर वो भी थीटा के टर्म में लिखी जाएगी। तो इसको देखो कैसे कंसीडर करेंगे, ध्यान से सुनना। लिमिट पहले क्या थी जीरो, मतलब जब x जीरो था, x की वैल्यू जीरो पर, देखो x की वैल्यू जीरो के लिए थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो सोचो tan की कौन, अब a तो चलो उधर चला जाएगा, a तो उधर चला गया जीरो हो गया, अब सोचो tan में थीटा की कौन सी वैल्यू पर आपको जीरो मिलता है, तो ऑब्वियस सी बात है थीटा क्या होना चाहिए 0 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। फिर एक बार x की वैल्यू क्या मान लो इनफाइनाइट, x बराबर इनफाइनाइट दैट इज कॉल्ड a tan थीटा, a इधर जाएगा तो a का डिवाइड होगा, अगर इनफाइनाइट का a से डिवाइड कर दो तो क्या रहता है हमेशा भाई इनफाइनाइट ही रहता है। अब सोचो tan की पूरी टेबल में कौन सी थीटा की कौन सी वैल्यू पर उसे इनफाइनाइट वैल्यू मिलती है, तो ऑब्वियस सी बात है थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई बाय 2, मतलब जब tan पाई बाय 2 होगा तो वैल्यू क्या होती है इनफाइनाइट होती है, तो जो लिमिट है वो आपकी कुछ इस तरीके से चेंज होती है। समझ में आया क्या, पहले x की वैल्यू क्या रख दो जीरो रख दो, देखो थीटा की कौन सी वैल्यू पर tan आपको जीरो मिलेगा, फिर x की वैल्यू इनफाइनाइट रख दो, ठीक है, तो अब देखो थीटा की कौन सी वैल्यू पर आपको ये x क्या मिलेगा इनफाइनाइट मिलेगा, तो आपने देख लिया जीरो और पाई बाय 2, यहां सब आप वैल्यू रख सकते हो, तो E बराबर टेबल क्या हो जाएगा 2 लैम्डा a अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा जीरो से लेकर पाई बाय 2, ठीक। इसके बाद dx की जगह यहाँ पे केवल क्या हो जाएगा dx की जगह आ जाएगा यहाँ पे a sec स्क्वायर थीटा एंड दिस विल बिकम d थीटा डिवाइड बाय, अब देखो ध्यान से यहाँ पे a स्क्वायर है, इसको a स्क्वायर लिखा प्लस x स्क्वायर की जगह देखो x की जगह a tan थीटा स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा पावर 3/2, क्लियर। a स्क्वायर कॉमन हम यहाँ पे अगर ले लें, देखो ध्यान से ऐसे मैं डायरेक्ट यहीं से कॉमन ले रखता हूं, ठीक है ना, आप लोग मत करना, आप लोग पूरा कॉपी में लिख के देख लेना। a स्क्वायर कॉमन लिया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, सही है, जगह कम पड़ रही थोड़ी सी इसलिए 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है भाई sec स्क्वायर थीटा के बराबर, 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा, तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, ये पूरा टर्म हो जाएगा किसके बराबर sec स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक। इसके बाद अब देखो बाहर पावर क्या 3/2 और यहां इन दोनों पावर कितनी है 2, तो ऑब्वियस सी बात है इसको सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट, इसको चलो अलग से लिख देता हूं मैं 2 लैम्डा a अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 से लेकर पाई बाय 2, इसको देखो ये हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा एंड दिस बिकम d थीटा, यहां पे देखो यहां पे क्या रह जाएगा केवल a पे पावर 3 और यहां पे जाएगा sec पे पावर 3 थीटा, इसको ऐसा सॉल्व करेंगे। अब देखो sec स्क्वायर थीटा से केवल क्या बचेगा sec थीटा बचेगा, ठीक है ना, एक a से कटा तो यहाँ पे केवल क्या बचा a स्क्वायर बचा, यहाँ पे केवल क्या बचा a स्क्वायर और a के लिए कैंसिल हो जाएगा, तो केवल यहाँ पे केवल क्या बचेगा केवल a sec थीटा। अब देखो ध्यान से इस ये एक कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले आओ, तो यहाँ पे केवल क्या रह गया 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। यहाँ पे आ जाएगा 0 से लेकर पाई बाय 2, a बाहर आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू चलो 1/a इस तरीके से यहाँ पे 1/a, और ये sec थीटा जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, cos थीटा, और ये हो जाएगा d थीटा। अब cos थीटा को आपको इंटीग्रेट करना है, cos थीटा का जो इंटीग्रेशन है तो इसको देख लेते जरा। चलिए ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, तो चलिए इसको रफ करता हूं मैं। cos थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो लिखना है जरा केवल, अब हो गया बस खत्म है, 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1/a। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, sin थीटा, ठीक है, लिमिट 0 से लेकर π/2। लिमिट रखो, तो लिमिट कैसे रखेंगे यहाँ पे, 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1/a, ठीक है। थीटा की जगह क्या रखना, पहले π/2, दैट इज sin π/2 माइनस लोअर लिमिट है तो साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन π/2 वैल्यू 1, तो यहाँ पे केवल आपको क्या मिल जाएगा 1 माइनस 0, 1 ही रहेगा। तो ऑब्वियस अब यहाँ पे चाहो तो 2 को डिवाइड करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप, 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू a, और यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल E, तो E बराबर 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट a, ठीक। इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू a, ठीक। तो देखो ध्यान से, लैम्डा ये और ये सब कांस्टेंट, अगर हम पॉइंट P की वैल्यू बढ़ाते चले जाएं तो A ही केवल ऐसा है जो क्या करेगा, अब यहाँ पे वैरी करेगा। मतलब अगर E की वैल्यू देखी जाए तो वो किस पे डिपेंड कर रही है, अगर हम कहें कि हम इस वायर पर जो चार्ज जो है हम उसको सेम रख रहे हैं, ठीक, इस वायर का पे जो जिस मीडियम में रखा हुआ है ना उस मीडियम को भी हम चेंज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम अगर पॉइंट P की वैल्यू चेंज कर दें, मतलब घटा दें बढ़ा दें, मतलब इस A की वैल्यू को अगर आप चेंज करते हो तो E वैरी कर जाएगा। यहां पर आपको ये बात पता चलती है, अब यहाँ पे जो E जो है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, A पर, मतलब E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, और अगर आप एक कांस्टेंट रखते हो तो भाई E भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। इसके लिए जरा ग्राफ की अगर बात करें तो ग्राफ यहीं से आपको मिलेगा, यहाँ पे आप ग्राफ E और A के बीच में प्लॉट करते हो, क्योंकि आप यहाँ पे अपने हाथों से एक वैल्यू चेंज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड A। कैसे, पॉइंट P को दूर या पास ले जाना। अभी तक हमने डेरिवेशन में ये बात नहीं मानी थी, हमने डेरिवेशन में नहीं मानी, क्यों, क्योंकि हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर इंटेंसिटी निकालनी जो कि इससे A डिस्टेंस पर है, ठीक। लेकिन अगर हम A वैरी करने लगे तो ये E कैसे वैरी करेगा, तो इसका ग्राफ जो है ध्यान रखना कुछ इस टाइप का जाएगा। ये जो स्लोप जो है वो थोड़ा इस टाइप का बनाना, ज्यादा स्टीपर मत बना देना, ठीक है ना, एक इस टाइप का ध्यान रहे, इनफाइनाइट पे ही खत्म होगा ये E एंड दिस बिकम A, और ये हो गया ऑरिजिन। तो ये आपका पूरा डेरिवेशन है, बोर्ड में आ चुका है, और मैंने इसको देखा था, सोचा था पहले कि गॉस थ्योरम के बाद ही कर रहा हूं इसको, लेकिन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की एप्लीकेशन पे बेस्ड है, ठीक। आई होप समझ में आ गया होगा, 2-3 बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स टॉपिक है वो पीछे मैंने लेक्चर में दे दिया है, उसको जरूर पढ़ लें, ठीक है ना। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर नहीं पढ़ा है तो उसको भी तैयार कर लें, क्योंकि मेरे जितने भी आपके आगे अपकमिंग जो टॉपिक्स हैं वो बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे अगर आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझ लेते हो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को समझते हो। इन्हीं के दम पर आप बेटा न्यूमेरिकल भी कर पाओगे, ये भी मैं आपको भी बता सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगला लेक्चर जो है वो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल पे बेस्ड होगा, ठीक। ग्राफ जो है वो ऐसे ही मैं इनके साथ साथ आप पे करवाता जाऊंगा, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक डायपोल अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, उसमें भी देखना ग्राफ्स कुछ जरूर आएंगे, डायपोल के टर्म को समझेंगे, आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है वो भी देखो तुम्हारे बोर्ड में आया है, ठीक है ना। तो आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, और इलेक्ट्रिक डायपोल वैसे इंटेंसिटी कहाँ क्या होगी, तो इन बातों पर हम कल चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और जय हिंद।